हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मयंक एमएलटी क्लासेस में। आज अपन चर्चा करने वाले हैं मेनली मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी जिसका जो डिप्लोमा होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे अपन आप सिलेबस के बारे में। ठीक है, यह मेनली राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से संबंधित है। और पहले जो शुरुआती दौर में हुआ करता था एग्जामिनेशन, उसमें टोटल 5 पेपर हुआ करते थे जो आप देख सकते हैं उनके सिलेबस। कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश हो गया है, एक कंप्यूटर एप्लीकेशन हो चुका है, तीसरा है एनाटॉमी फिजियोलॉजी, चौथा है हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग और पांचवा है क्लिनिकल पैथोलॉजी। लेकिन जो भी वर्तमान में दो सब्जेक्ट को हटा दिया गया है राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा, पहला है कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश और दूसरा है कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो भी प्रेजेंट टाइम में ओनली 3 सब्जेक्ट अवेलेबल है अपने पास। एनाटॉमी फिजियोलॉजी, जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी 3rd नंबर, और 4th नंबर जो है उसको अभी 2nd नंबर बन गया है, वो है हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग। सॉरी, ऊपर वाला हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग बन चुका है ये। और बाद में बचा है क्लिनिकल पैथोलॉजी। ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट 100 नंबर के पेपर होते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, वो 400 की होती है, वाइवा उसमें 200 का होता है। टोटल मिला के 600 का बन जाता है। और नीचे इंस्ट्रूमेंट प्रैक्टिकल होगा वो अलग है। ये हॉस्पिटल ट्रेनिंग भी 100 नंबर की होती है। चलिए शुरू करते हैं अपन। फर्स्ट ईयर के बारे में आज चर्चा करेंगे केवल। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन इंग्लिश थी, वो तो हट चुकी है नहीं, इसके तो कोई अपन को इसको देखने की जरूरत नहीं है ना। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर को भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। ये रहा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आप लोगों के लिए सलाह है, सजेशन है कि आप इसको इंग्लिश मीडियम में ही करें, हिंदी मीडियम में ट्राई ना करें मेरी माने तो। क्योंकि जब आप डिप्लोमा तो आप हिंदी मीडियम में कर लेंगे, लेकिन अगर आप फ्यूचर में जाएंगे, आप जैसे कंपटीशन लेवल में जाएंगे, कंपटीशन के दुनिया में जाएंगे, तब आपको वहाँ काफ़ी दिक्कत झेलने को मिलेगी। क्योंकि जो स्टैंडर्ड बुक होती है, जो क्वालिटी बुक होती है, या फिर जो भी आप एक अच्छी क्वालिटी बुक होती है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी, वो आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगी। हिंदी मीडियम की जो बुक्स आती है उनमें वो क्वालिटी नहीं पाई जाती है। आप भले ही कितने ही किताबें देख लेना, हिंदी मीडियम की एक कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह ही जाती है जो इंग्लिश मीडियम अच्छा खासा रिकवर कर लेता है। इसलिए आपको सलाह सजेशन भी है और सलाह भी है कि आप इंग्लिश मीडियम में ट्राई करें। इंग्लिश कोई बड़ा तोप नहीं है, इतना कुछ बड़ा नहीं है, बहुत ही इजी होती है। मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ था 12th तक, लेकिन बाद में मैंने डीएमएलटी कंप्लीट इंग्लिश में एग्जामिनेशन दिए और वहाँ से कॉन्फिडेंस बढ़ा और आज मैं सेलेक्टेड हूँ एनएचएम में, लैब टेक्नीशियन में, राजस्थान में। ठीक है, और वो भी 151 रैंक है प्री डीवी में, और फाइनल डीवी लिस्ट में आने में अच्छी खासी रैंक और भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अपन चर्चा करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो ये क्या कहता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बता रहा है। एक बेसिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी होती है, हमारे बॉडी के बारे में चीज़ें बताती है कि हमारा बॉडी कैसे फंक्शन करता है, हमारे बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं, उनके उनके क्या काम हैं। ठीक है, और उनसे क्या क्या दिक्कत होती है या क्या दिक्कत होने पे कौन से टेस्ट होते हैं, वो सारे इसमें पढ़ेंगे। तो अब कॉन्टेंट्स की बात करें तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे अपन। ठीक है, और इसमें क्या है, बहुत ही छोटा दिखने में, हल्का छोटा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन आप इसके लिए मैं आपको बुक्स भी सजेस्ट कर रखा है, मैंने अलग वीडियो बना रखा है, वो भी देख लेना आप। तो इसमें सबसे पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए बात करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन, सबसे पहले हमेशा शुरू से ये आता है कि सेल के बारे में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है। उसके बाद में टिश्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सब सवाल आता है ना, अच्छे खासे बच्चे नहीं कर पाते, तो इसको थोड़ा ध्यान रख के पढ़ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज एंड बोन एंड नेक्रोसिस। ठीक है, ब्लड के बारे में आप हेमेटोलॉजी पढ़ेंगे, तथा इसमें भी ब्लड पढ़ेंगे। ब्लड में कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उनके साइज क्या होती है, कैसे बनता है, सारे इसमें बताए जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे आर्टरी और वेंस के बारे में पढ़ेंगे अपन इसके बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम, आप जानते हैं हमारे शरीर में किस प्रकार खाना डाइजेस्ट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर बात करें तो रेस्पिरेटरी, श्वास लेने की जो प्रक्रिया है उसमें जैसे कौन कौन सी चीज़ें हैं क्या नहीं है वो देखेंगे। नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसके अंडर आएगा। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो हमारे ग्रंथियों के बारे में बताता है। यूरिनरी सिस्टम, जो हमारा यूरिन कैसे बनता है क्या होता है वो है। ये ईएनटी, ईयर नोज एंड टंग एंड स्किन, इसमें डर्मेटोलॉजी वाली भी पढ़ी है, हालांकि स्किन से सवाल कम ही आते हैं। ईयर और नोज टंग के सवाल अच्छे खासे आते हैं। स्केलेटल सिस्टम, हमारे जो हड्डियां हैं उसके बारे में। मस्कुलर सिस्टम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इसमें से जब सवाल आता है ना तो आपको अच्छे नंबर दिलाता है। मस्कुलर जो हमारा मसल्स के बारे में है। रिप्रोडक्टिव, जो हमारे क्या नाम कहते हैं, पीढ़ियों को आगे बढ़ाने वाला सिस्टम है। ठीक है, इसके लिए कुछ यहाँ पे रेफरेंस बुक दे रखी है, लेकिन ये रेफरेंस बुक काफ़ी हैवी और आपके क्या कहते हैं दिमाग से बाहर ही रहेगी, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा इसको आप थोड़ा न देखें और
आप ट्राई करें कि आप आशालता की जो बुक आती है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वो लें, प्रोफेसर आशालता, काफ़ी अच्छी है, इजी है और इजीली आप अगर आप हिंदी मीडियम से तो भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। दूसरा टॉपिक बात करते हैं हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग। हमारा काम ही ब्लड टेस्ट करने का है डीएमएलटी में, तो ये है रैशनल। इसका क्या है, तो ये है इसमें हेमेटोलॉजी ब्लड बैंकिंग में वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है जो मेडिकल लेबोरेटरी मेडिसिन के बारे में बताती है, ठीक है। स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि भाई हमारे ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, क्या है ब्लड, कैसे बनता है, क्या होती है, क्या डिजीज़ होती है, क्या डायग्नोस करना होता है, ये पता करना होता है। क्लिनिकल पैथोलॉजी में क्वालिटी कंट्रोल, ये भी एक अच्छा काफ़ी टॉपिक है, कई बार सवाल आ रहा है क्वालिटी कंट्रोल का भी। और क्लिनिकल पैथोलॉजी की बात करें तो इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा आपको, पैथोलॉजी क्या होती है, क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या होती है, सेफ्टी मेजरमेंट क्या होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है, यूरिन एनालिसिस क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट यूरिन एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूरिन एनालिसिस के बारे में कई बार सवाल आते हैं। कलेक्शन कैसे करना ब्लड का, उनका कॉम्पोजिशन क्या है, हो सॉरी ब्लड का क्या, यूरिन का आगे है, यूरिन में है कलेक्शन, यूरिन का क्या है, उसका कॉम्पोजिशन क्या क्या होता है, कितने कैसे बनता है, प्रिजर्वेशन कैसे बंद करना है, उसका एग्जामिनेशन कैसे करना है, कंप्लीट है। यूरिन का केमिकल एग्जामिनेशन, ग्रोस एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, 3 एग्जामिनेशन पढ़ना है। CSF एग्जामिनेशन, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये हमारे क्या नाम है, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के आसपास, ठीक है। जो लंबर होते हैं, ठीक है, थोरैक्स के होते हैं, इसमें आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ अदर बॉडी फ्लूइड, हमारे बॉडी फ्लूइड केवल यूरिन, ब्लड और CSF में नहीं, उसके अलावा बहुत सारे हैं जो अपन इसमें पढ़ते हैं। सीमन एनालिसिस, सीमन का कंप्लीट एनालिसिस वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी सवाल आते हैं। और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और डिस्चार्ज ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड भी ये क्वेश्चन रहते हैं। हेमेटोलॉजी की बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ क्लिनिकल हेमेटोलॉजी में क्या क्या बात करेंगे अपन, तो इसके ग्लासवेयर, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट, ग्लासवेयर और हेमेटोलॉजी के वॉशिंग, लेबोरेटरी के ग्लासवेयर के बारे में चर्चा करनी है। और प्रिपरेशन ऑफ कैसे स्टैंड कैसे बनाएंगे, बफर कैसे बनाएंगे, सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, उनके मेथड कलेक्शन के ब्लड क्या क्या हैं, एंटीकोगुलेंट्स कौन कौन से होते हैं, क्या डिफरेंट प्रकार के होते हैं, क्या क्या यूज होते हैं। देखो जो ब्लड कलेक्शन ट्यूब होती है ना उसको क्या बोलते हैं, वैक्यूम टेनर्स बोलते हैं। कई बार बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, ब्लड कलेक्शन ट्यूब अलग होती है और वैक्यूम टेनर्स दोनों एक ही होते हैं। वैक्यूम टेनर्स बोलते हैं उनको क्योंकि उनका नाम क्या है, वैक्यूम प्लस कंटेनर का बना रखा है। आजकल जो नई पद्धति की वाइल्स आती है उसमें अगर वैक्यूम होता है उसके अंदर आप ब्लड सैंपल लेते हैं तो वैक्यूम का कंटेनर होता है जिसमें डालते ऑटोमेटिक ब्लड खींच लेता है, ठीक है। उसके लिए इसको वैक्यूम टेनर कहते हैं। इसमें RBC काउंट हो गया, WBC काउंट हो गया, एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट हो गया, प्लेटलेट काउंट हो गया, रेटिकुलोसाइट काउंट हो गया, हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन क्या क्या है, उनके मैट्रिक्स क्या है, डी मैट्रिक्स क्या क्या है, PCV पैक्ड सेल वॉल्यूम भी हो गया, ब्लड इंडिकेज हो गया, RBC ESR हो गया। और प्रिपरेशन एंड स्टैंडिंग ऑफ ब्लड स्मीयर को कैसे स्टैंड करेंगे, मॉर्फोलॉजी नॉर्मल ब्लड कैसा होता है और RBC कैसे होती है और एबनॉर्मल कैसे, इसी प्रकार ल्यूकोसाइट कैसे नॉर्मल है, अबनॉर्मल है, डिफरेंट DLC डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट क्या होता है, बोन मेरो एग्जामिनेशन क्या होगा, उसकी साइट क्या होगी, नीडल्स क्या होंगे, कौन कौन से नीडल यूज़ करेंगे, बहुत सारी आती है इसमें भी। सहालीज है, सॉरी सालिस, क्या इसका क्या नाम है, ये है सलाह है, और एक है नाम याद नहीं आ रहा मेरे को भी, तो सलाह हो गया, एक इस्लाम शायद नाम से कोई आती है वो भी है, इसमें नीडल आती है, ठीक है। ऑस्मेटिक फर्टिलिटी टेस्ट हो गया, फीटल हीमोग्लोबिन, जो बच्चे का हीमोग्लोबिन हो वो आपको देखना पड़ेगा एस्टिमेशन, G6PD एस्टिमेशन हो गया, सिकलिंग टेस्ट हो गया, ऑटोमेशन ऑफ हीमोटोलॉजी हो गया, ठीक है। ब्लड बैंकिंग में क्या आता है कि स्क्रीनिंग ऑफ सिलेक्शन, डोनर का सिलेक्शन कैसे करना होता है, कलेक्शन कैसे करेंगे, स्टोरेज कहाँ रखेंगे, ब्लड ग्रुपिंग कैसे होगा, ABO RH, ठीक है, इसके बारे में कंप्लीट। इसमें एक चीज़ में आप ध्यान रखना, देखो ABO टेस्टिंग स्लेट के द्वारा भी होता है, ट्यूब टेस्ट के द्वारा भी होता है, रिवर्स ग्रुपिंग भी होती है, ठीक है। और एक और इसमें दे रखा है शायद ये रैपिड ट्यूब फास्ट फॉल्स का भी पॉजिटिव एंड फॉल्स रिजल्ट के बारे में है। ये क्रॉस मैचिंग, हाँ एक कुम्स टेस्ट भी है, और क्रॉस मैचिंग जो होता है ना, सलाइन, एल्बुमिन, कुम्स, एंजाइम टेस्टिंग भी होगी है। और एक इंपॉर्टेंट जेल टेक्निक द्वारा, ये भी आप पढ़ के जाना, ये आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आजकल हैवी जो अपने एडवांस जहाँ पे लेबोरेटरी है वहाँ पे जेल टेक्निक द्वारा ही सारे जांच किए जाते हैं, इसलिए जेल टेक्निक आपका कंप्लीट पढ़ के जाना। कुम्स टेस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल आते हैं इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट कैसा है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट क्या क्या यूज होते हैं, कैसे इसका प्रिपरेशन करना होता है। प्रिपरेशन ऑफ वेरियस कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड एंड स्टोरेज, ब्लड का डिफरेंट कलर के डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे जो ब्लड होते हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे क्या नाम है शरीर में जो ब्लड के कंपोनेंट उनको कैसे सेपरेट करेंगे और कैसे उनको स्टोरेज करेंगे। अपन अब बात करें क्लिनिकल पैथोलॉजी की, ठीक है। क्लिनिकल पैथोलॉजी में सिंपल जो हेमेटोलॉजी ब्लड बैंकिंग उसमें से ज़्यादा सवाल इसमें मिक्स करते हैं, जैसे कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन उसमें भी था, इसमें भी है, सीमन एनालिसिस इसमें भी है, उसमें भी था,
CSS भी उसमें है, इसमें भी है। ब्लड काउंट भी वही है, कोई दिक्कत नहीं। HB वाला है, ये भी इसमें भी था। PC ESR वो भी है, इंडिकेट्स आगे। LE सेल डिफरेंट है, LE सेल और कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट है ना, इसके लिए होता है। प्रिपरेशन एंड स्टैंडिंग ऑफ ब्लड बोन मेरो स्मीयर को कैसे करेंगे, DLC उसमें भी इसमें भी आ गया। ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी इसमें भी आ गया। सिकलिंग टेस्ट अलग है। और फीटल हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन उसमें भी था। G6PD एस्टिमेशन शायद उसमें भी था। ब्लड मैच ग्रुप और क्रॉस मैचिंग सेम है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्लड बैंक, सेपरेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट ब्लड बैंक और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन लगभग कंप्लीट दोनों ही सेम ही है, ज़्यादा टॉपिक डिफरेंट नहीं आते हैं। इसके लिए आपके पास आपको पता होता है एक बुक होती है, क्या नाम है इसकी, नंदा महेश्वरी की, वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी DMLT फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। बाकी ट्रेनिंग में आपको जनरली वही पूछेंगे जो अपने डेली पूछते हैं रेगुलर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप इसका क्या करना है, आपको इसका प्रिंट निकलवाना है और जो भी आपके जो टॉपिक वाइज पढ़ना, अगर आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर में हैं तो इसको टॉपिक वाइज पढ़िए, एक एक टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। अगर आपको कन्फ्यूज होता है, समझ में नहीं आता है, तो आप यूट्यूब की सहायता ले सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत कुछ पढ़ा होता है जो आपकी हेल्प करता है, ठीक है। थैंक यू। और भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू। थैंक यू, बाय।